बोलिए। दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे बाबा रामदास जी का, बाबा की खरी खोटी से और प्रारब्ध से अवनीश पीएन शर्मा जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, मेरे बड़े भाइयों का, जो आज आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल क्वेश्चन, वन एंड ओनली राहुल गांधी। एक तरफ वो मोहन भागवत जी पर हमला करते हैं, भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ने की कोशिश घोषणा करते हैं। मैं उस पर अभी डिस्कस बाद में करूंगा, लेकिन इस लाइन में एक खास बात, अपनी घोषणा में उन्होंने ये कहा कि राहुल आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी लड़ सकती है। एक पार्टी लड़ रही है और वो है कांग्रेस। एक पार्टी लड़ सकती है, वो है कांग्रेस। और ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी इस चीज के लिए डेडिकेटेड हो चुके हैं। स्पष्ट शब्दों में वो डिसाइड, मतलब वो टिपिकली डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ, हम ये लड़ेंगे। और ये इस तरीके से हो चुका है कि अगर हम देखें तो राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में सीधे सीधे अब बीजेपी में तो हमला कर ही रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को बख्शने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि पॉसिबली दिखाई दे रहा है कि शरद पवार और उद्धव भाऊ ठाकरे, इन दोनों को भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया कि भाड़ में जाओ। इसी तरीके से अखिलेश यादव कुंदर की सीट और आजकल मिल्कीपुर का भी नाम आ रहा है। शुरुआत तो उन्होंने राजस्थान के एक बेनीवाल जी हैं उनके साथ कर ही दी थी। जिस तरीके से राजस्थान में बेनीवाल जी को बहुत बुरी तरीके से उस इस्तेमाल करके छोड़ा और एक तरीके से उनकी राजनीति खत्म कर दी। इनके राजस्थान में इनके एक मंत्री हैं, इनके एक मिनिस्टर हैं, नेता हैं डोटासरा जी। राजस्थान में एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो जाट हैं और बेनीवाल जी के इलाके में जाके वहां पर मेहनत कर रहे हैं और बेनीवाल जी की जड़ें खोद रही हैं, यानी वहां ग्राउंड गेन हो रहा है। कुंदरकी के अंदर जो देखा वो हम सबको पता है, महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, दिल्ली में दिखाई दे रहा है। अब सिचुएशन ये नजर आ रही है कि क्या, और उसके बाद घोषित कर देना कि मोदी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस, लड़ रहा है तो वो कांग्रेस है। यानी वो मोदी विरोधी वोटरों को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं है, हमें हमारे अलावा किसी को वोट मत दो। तो सवाल यहीं से उठता है, क्या राहुल गांधी मोदी को हराने के लिए ये समझ चुके हैं कि पहले उन्हें इंडी अलायंस के सहयोगी दलों की बलि देनी पड़ेगी, तभी जाके वो मोदी को हरा पाएंगे? बाबा जी, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या राहुल गांधी के विचारों में कुछ परिवर्तन आ चुका है? सर देखिए, राहुल गांधी को एक बात समझा दी गई है कि मोदी को रोकने के लिए खुद की बलि चढ़ाना जरूरी नहीं है। जब आप खुद की बलि चढ़ा के मोदी को रोकने की कोशिश करते हैं तो मोदी तो रुकता नहीं और आप कहीं के नहीं रहते। राहुल गांधी को पता नहीं किसने ये समझा दिया 2015 में। आपको याद होगा जब 2014 में बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मोदी जी जीत के आ गए, उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चुनाव हुआ था वो हुआ था हरियाणा का। और हरियाणा में तब तक भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी और चौटाला के साथ मिलकर चुनाव लड़ा करती थी, आपको याद होगा। और जब भाजपा ने कहा जी अब तो अकेले लड़ेंगे, तो हमारे जैसे समर्थक भी बड़े मतलब रेस्टलेस है कि यार ये कहीं गलती तो नहीं कर रही बीजेपी। और मुझे याद है सुषमा स्वराज जी को ये उन दिनों जिम्मेवारी दी गई थी तालमेल बैठाने की, और उन्होंने मना कर दिया, हम ना लड़ते, हम तो एक ले लड़ेंगे। और चौटाला साहब ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा रहे थे, आपके ध्यान होगी। भाजपा अकेले लड़ी और अकेले दम पे मेजॉरिटी लेके आई पहली बार। तो उस वक्त कांग्रेस को यह समझाई गई बात कि अगर
दिल्ली भी ये ऐसे ही जीते तो फिर तो मोदी का जो विजय रथ है उसको रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए बेशक खुद की कुर्बानी देनी पड़े, मोदी को रोको, किसी भी तरीके से रोको। तो इन्होंने सब अपना वोट बैंक खुद ट्रांसफर करके, मैंने वो चुनाव अपने आंख से कवर किया था, और उसमें भी डीप स्टेट का रोल था। अगर मैं उस पर विस्तार से कभी चर्चा करूंगा तो मैं बताऊंगा कि केजरीवाल ने वो चुनाव लड़ा कैसे, और उसमें खालिस्तानियों का और डीप स्टेट ने बाहर बैठ के कैसे फंडिंग की थी और कैसे पूरा चुनाव मैनेज किया था। हालांकि मैं कई बार इस पे बोल चुका हूं अलग अलग वीडियोस में। तो सब जब आम आदमी पार्टी को कांग्रेसियों ने बूथ पे खड़े हो के झाड़ू 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 ऐसे अपने वोटरों को बोलते थे झाड़ू झाड़ू झाड़ू, वो चुनाव लड़वाया था और थाली में सजा के अपना वोट बैंक दिया था। उस बात को हो गए 10 साल से ऊपर। वो दिन और आज का दिन, मोदी का रथ तो रुका नहीं। अरे यार, दिल्ली इज ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली का सीएम एक मेयर होता है, पर उसी केजरीवाल ने कांग्रेस को 5-6 स्टेट हरवा दी। हाँ, तो सर कांग्रेस को अब एक बात समझ में आ गई कि भैया मोदी खुद की का हथियार कटवा लेने से मोदी के कोई फर्क ना पड़ता। तो अब सर वो गलती सुधारने के लिए कांग्रेस कूद पड़ी है कि भैया अब हमें हर हालत में अपनी पार्टी को ऊपर लाना है। बेशक मोदी सत्ता में आ जाए, अब हम वॉक ओवर नहीं देंगे इंडिया अलायंस के किसी भी घटक दल को, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी। अब बात यह सर कि ये सोच वो कहां तक, उसको आगे कितना कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं ये तो इस दिल्ली का चुनाव बताएगा। पर अभी तक का जो है कि बीच में ये फिर कंफ्यूज हुए थे, अब तो फिर बता रहे हैं कि दिल्ली में पूरी ताकत से लड़ रही है कांग्रेस। अब कितना लड़ रही है सर ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। तो अभी फिलहाल तो यह है जी कि कांग्रेस ने मन बना लिया कि वो कमर कस के पूरी ताकत से सभी चुनाव लड़ेगी। अब वो किसी भी पार्टी को वॉकओवर नहीं देगी। मोदी रुको चाहे मत रुको, पहले अपना घर मजबूत करो, ये पॉलिसी चल रही है जी। अवनीश भैया, इसी को आगे बढ़ाते हुए जो बाबा जी ने कहा उसी का अगला कदम, मैं मतलब उसका नेक्स्ट लेवल इसी से जोड़ते हुए आपसे पूछूंगा। ये इसमें जो आप जोड़ना चाहेंगे वो भी जोड़ेंगे, और अगला सवाल इसका ये इसी में ही जोड़ रहा हूं मैं कि इससे तो ये होगा कि अभी तक अगर हम 99 सीटों को देखते हैं तो कांग्रेस ने हर कदम पर अपनी बलि दी थी। महाराष्ट्र में कहा कि भैया जो तुम्हें मुझे देना है दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कैसे भी करके मोदी को हराने के लिए यूनाइट हो जाओ। तो जो उद्धव ठाकरे ने मांगा वो मिला, जो शरद पवार ने मांगा वो मिला, जो बचा वो कांग्रेस के। यही काम इन्होंने यूपी के अंदर भी किया कि अखिलेश यादव को कहा कि तुम जो सीटें दोगे हम ले लेंगे, वो ली। बचा अखिलेश यादव ने जो बचा खुचा दिया वो कांग्रेस ने। वही चीज वही काम करने के लिए वो यूपी में बिहार में भी तैयार थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। फिर भी राहुल गांधी ने जो बचा वो कांग्रेस को दिया, या जो राहुल गांधी का मूव था। यानी कांग्रेस कहीं पर भी बार्गेन करती हुई नजर नहीं आई। यहां तक कि हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर भी आम आदमी पार्टी को एक सीट दे देना, आईएनएलडी से लेकर जेजेपी से लेकर सबको यूनाइट कर लेना, पूरी ताकत झोंक दी थी यूनाइट करके बीजेपी को कैसे भी करके हराने। ममता बनर्जी ने एक बार झड़की दिखाई कि तेरी जो यात्रा है मेरे बंगाल में नहीं निकलेगी। राहुल गांधी ने एक बार में कहा ठीक है नहीं निकलेगी। एक दिन बंगाल में बिताते और सीधा वो बिहार में एंटर कर जाते हैं। बिहार में 1 या 2 दिन बिताते और सीधा यूपी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और उस यूपी के अंदर भी अखिलेश यादव बहुत ज्यादा सा स्वागत नहीं करते। और उसके बाद वो दूसरी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो लगभग फ्लॉप हो जाती है। बट स्टिल राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। 99 सीटें आती हैं पूरी ताकत लगाने के बाद। अगर राहुल गांधी इसी स्ट्रेटेजी पे चलते रहे कि भाड़ में जाए मेरे साथी दल, मैं तो अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, क्या ये 99 भी बचेंगी? क्या ये कांग्रेस का पीक नहीं होगा? जी,
हरिमोहन जी, मैं इसमें एक लाइन और एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा, मतलब लाइन है सवाल के अंदर ही। इससे तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ने की जगह क्षेत्रीय दलों से लड़ रही है, जैसे दिल्ली में दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर होता रहा तो बीजेपी को तो फिर हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, विपक्षी दलों की लड़ाई बच जाएगी। जी ठीक बात। देखिए, राहुल गांधी कम से कम एक ही समय में उनके दो चरित्र दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने इंट्रो में जिस तरह की बात की, एक तरफ वो पॉलिटिकली करेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं अपनी पार्टी को लेके, उसके रिवाइवल को लेके। दूसरी तरफ वो बंदा पॉलिटिकली अनकरेक्ट होके सीधे सीधे अपने एजेंडे की घोषणा कर रहा है कि हम इंडियन स्टेट भारत राष्ट्र के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी के दो आयाम हैं, ये भी जरा देखिए। अब बात आते हैं साहब, एक केवल छोटी सी चीज मैं किनारे रख देता हूं, उसको हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे। मणिपुर मणिपुर मणिपुर, केंद्र सरकार ने राज्यपालों की नियुक्तियां की 5, उसमें से एक्स होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे एक व्यक्ति को बना दिया मणिपुर का राज्यपाल, और भूतपूर्व सेनाध्यक्ष उनको मिजोरम का राज्यपाल बना दिया। मैं आपके दर्शकों से सभी विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्यपालों के इन अपॉइंटमेंट्स के बाद कांग्रेस के किसी भी नेता के मुंह से या कांग्रेसी किसी इकोसिस्टम वाले के मुंह से आपने मणिपुर का नाम सुना? नहीं सुना। ये कोई खास बात नहीं है, इसको किनारे रख देते हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी तब हरा पाएंगे जब खुद शेष रहेंगे, खुद का अस्तित्व रहेगा, तब वो नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे। राहुल गांधी ने जब बैठ के, मैं तारीफ कर रहा हूं राहुल गांधी की, राहुल गांधी की टीम ने बैठ के जब अपने विचार विमर्श किया, अपना एनालिसिस किया, तो उनको ये साफ साफ दिखाई दिया कि 2014 में वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाए, 2019 में वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाए, 24 में फिर नहीं हरा पाए। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद और एक लगभग अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक समय खड़ा हो गया था, लामबंद हो गया था, और वो काम करके विपक्ष ने दिखा भी दिया था जनता पार्टी वाले समय में, उस प्रयोग तक को दोहराने का प्रयास कर लिया, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी को वो तीसरी बार भी नहीं हरा पाए। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी तब है जब कांग्रेस है। मजे की बात यह है, राहुल है तब कांग्रेस है और कांग्रेस है तब राहुल है। अब मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली का हालिया चुनाव है, दिल्ली का सबको पता है कि कांग्रेस के वोट शेयर को किसने खाया। बाबा जी ने उसके पीछे वाली जो प्लानिंग थी वो भी बता दिया कि भर भर के कांग्रेस अपने हाथ के पंजे में झाड़ू थामे हुई थी, वो सबको पता है, हम सबने देखा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति किसने की? सपा ने की। सपा ने मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस का छीना, और बसपा बहन जी मायावती जी ने वो दलित वोट बैंक छीना और कांग्रेस कंगाल हो गई। बिहार में कांग्रेस की दुर्गति किसने की? लालू प्रसाद यादव के आरजेडी ने मुसलमानों को छीना, तो उसी के साथ नीतीश कुमार, उन्होंने जो अति पिछड़ा और अति दुर्बल वर्ग है जिसमें दलित भी आता है, उसको छीन लिया और कांग्रेस बर्बाद हो गई बिहार में। ममता बनर्जी के बंगाल में, जो कि खुद ममता बनर्जी कांग्रेस की ही पृष्ठभूमि से निकल के आती हैं, वहां उन्होंने 32-33 साल लेफ्ट के शासन का अंत किया, कांग्रेस को खत्म किया। कांग्रेस को सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले तमिलनाडु और दक्षिण भारत की राजनीति करने वाले उन लोगों ने कभी आने नहीं दिया। ये सारे के सारे क्या हैं? क्षेत्रीय दल हैं। जम्मू कश्मीर को उठा लीजिए, उमर अब्दुल्ला ने न सिर्फ कांग्रेस को अकेले आगे बढ़ने से रोक दिया, उनको सिमटा दिया, इवन उनको सरकार में भी किसी लायक नहीं छोड़ा, कोई हिस्सेदारी नहीं दी। अभी मोदी जी जब वो टनल का उद्घाटन करने गए थे तो वो तो एक अलग प्रेम है, हालांकि मैं इसको शुभ मानता हूं, क्योंकि किसी स्टेट और सेंटर की ऐसे ही डबल इंजन के काम करने का एक रिदम होना चाहिए, ये अलग बात है।
अब साहब देखिए, दिल्ली के उदाहरण के साथ ही अगर मैं बात कर लूं कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी, राहुल गांधी इंडी अलायंस की संकल्पना फिर लेके आएंगे। हम 2029 से बहुत पहले बात कर रहे हैं, 4 जून को अभी बीते ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि जब लोकसभा का इलेक्शन आएगा, 2029 का इलेक्शन आएगा, तो इंडी अलायंस जैसा फिर कोई भिंडी टमाटर अलायंस आएगा, कांग्रेस ही उसको लेके आएगी। लेकिन इन बचे 4-5 सालों में राहुल गांधी अपना अस्तित्व अलग अलग स्टेट्स में वो निखारना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, ताकि उनकी 2029 में जब कोई गठबंधन बनेगा और निश्चित बनेगा मोदी के खिलाफ, तो उसमें उनकी बार्गेनिंग पावर वो बढ़ी हुई दिखाई दे। आप देखिए, आपने अभी बड़ा अच्छा जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने जो दिया इन्होंने ले लिया। उपचुनाव हुए 9 सीटों की, कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, अखिलेश यादव को न्यौछावर करने वाली कांग्रेस अचानक इस स्ट्रेटजी पे काम क्यों कर रही है? ये केवल इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कि 2029 में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम कोई चुनाव गठबंधन करेंगे, तो आखिर जब पॉलिटिकल पार्टियां बैठती है ना, तो नारों पर सीटें और हिस्सेदारी नहीं तय होती। तब वहां पर बात होती है कि देखिए साहब, यहां हम फर्स्ट रनर अप रहे हैं इतनी सीटों पे, इतने सीटों पे हमारा ये रहा है परफॉर्मेंस, इतना हमारा वोट शेयर रहा है, इतनी सीटों पे हमने परफॉर्म किए हैं, इतने वोट हमने हासिल किए हैं, इसलिए अगर 400 सीटें हैं तो इस 400 सीटों में हमें इतनी हमारी हिस्सेदारी बनती है। राहुल गांधी प्रामाणिकता के साथ उस बार्गेनिंग टेबल पर बैठने के लिए अगले 4 साल इसी तरह मेहनत करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये राहुल गांधी के अब पॉलिटिकल व्यवहार में दिखना शुरू हो चुका है। जब वो कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं, जब वो कहते हैं कि हम आरएसएस से लड़ रहे हैं, भाजपा से लड़ना आपका पुनीत काम है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, भारत की विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हरिमोहन जी, बाबा रामदास और अवनीश शर्मा लड़ेंगे कि आवामी लीग आएगी लड़ने? अरे भाई, आपको ही लड़ना है, आपका राजनीतिक अधिकार है, नैतिक दायित्व है, लोकतांत्रिक दायित्व है आपका। आप लड़िए बीजेपी से, घमासान करिए, और बीजेपी को जो वैचारिक रूप से समृद्ध करती है संस्था आरएसएस, आपको उनसे भी लड़ना है। लगातार लड़िए, मजबूती से लड़िए, ये आपका काम है। लेकिन आप भारत से क्यों लड़ेंगे? जब राहुल गांधी भारत से लड़ने की बात करते हैं तो वो पप्पू नहीं होते। जब राहुल गांधी भारत से लड़ने की बात करते, वो अगले 4 साल भारत से लड़ने की तमन्ना रखने वाले देशी विदेशी हर ऐसे जमातों को, ऐसे लोगों को, ऐसी संख्याओं को अपने साथ आने का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। वो कंसोलिडेट करते हैं कि मुसलमानों, तुम भारत से लड़ना चाहते हो, तुम 2.5 मोर्चे वाले हो, उसमें से 0.5 मोर्चे वाले हो, मैं भारत से लड़ने को तैयार हूं, ये लो खुला ऐलान मैं कर रहा हूं, मेरे साथ आओ। चर्च, अगर तुम भारत को बर्बाद करना चाहते हो, भारत को एक राष्ट्र के रूप में खंडित करना चाहते हो, तो मैं सुपारी लेके आगे चल रहा हूं, धर्म ध्वजा, भारत को के विनाश करने की सो कॉल्ड धर्म ध्वजा, तुम हमारे साथ आओ। इस देश में नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले, चाहे वो किसी आधार पर नफरत करते हो, ऐसे लोगों की जमात अगर चाहते हो तुम कि भारत कमजोर हो, भारत के एक राष्ट्र के रूप में उसकी कमजोरी निश्चित हो, तो तुम हमारे साथ आओ। ये अगले 4 साल राहुल गांधी की कांग्रेस को रिवाइव करने की फिलॉसफी है, यही उनकी लाइन है। इसी लाइन पर अगले 4 साल जो बचे हुए हैं 2029 तक, राहुल गांधी आपको, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन आए, कल बिहार का इलेक्शन आएगा, मैं आज कह रहा हूं वहां भी कोई इंडिया अलायंस नहीं होगा, वहां भी राहुल गांधी इसी तरीके से अकेले बढ़ते हुए दिखेंगे। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आएगा, ऐसे ही दिखेंगे। मैं दावा करता हूं 2027 में उत्तर प्रदेश में जो भी इलेक्शन विधानसभा का होने वाला है, राहुल गांधी अकेले चलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी मुख्यमंत्री कभी किसी जीवन में नहीं बनने के लिए पैदा हुए हैं।
राहुल गांधी या तो प्रधानमंत्री बनने वाले घर में पैदा हुए हैं, वो केवल और केवल या तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और नहीं तो जिस भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए उस भारत को बर्बाद करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए वो भारत के युद्ध की बात करते हैं। राहुल गांधी अब अपने असली पॉलिटिकल एजेंडे पर, और मैं उनकी टीम को, उनके साहस को प्रणाम करता हूं कि खुल के सामने आया। अभी तक ढके छुपे थे, हल्के फुल्के थे। अब राहुल गांधी ने कांग्रेस की, अपने सदारत में कांग्रेस के भविष्य की राजनीति भारत में तय कर दिया। फिर आगे बात बढ़ेगी तो मैं ऐड करूंगा, फिलहाल के लिए इतना ही। बाबा जी, मेरा अगला सवाल आपसे बहुत साधारण शब्दों में सवाल ये है मेरा कि राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं और अपनी बार्गेन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो मुझे अवनीश भैया की तरफ से समझ में आया, और बहुत साधारण शब्दों में जो उन्होंने कहा, मुझे जो समझ में आया वो ये टू प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी है। हम इसे प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी कहते हैं। उसकी पहली स्ट्रेटेजी ये है कि कैसे भी करके इन क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके इनकी बार्गेन कैपेसिटी कम करो। उसके लिए दो चीजें होंगी। एक, कैसे भी करके बीजेपी को अलग अलग राज्यों के अंदर सत्ता में लाओ, ताकि विपक्षी दल जो हैं, चाहे अखिलेश यादव मान लिया अगर वो सत्ता में बैठे हुए तो कांग्रेस के साथ वो कहेंगे मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन अगर अखिलेश यादव सत्ता के लिए तड़प रहे होंगे, अंदर से उनके अंदर कुछ तड़प चल रही होगी कि यार मुझे कैसे भी करके मुख्यमंत्री तो बनना ही है, प्रधानमंत्री तो मैं बन नहीं सकता, तो राहुल गांधी उसके पास जाएंगे और कहेंगे आजा अब बार्गेन करते हैं, इतनी सीटें तू मुझे लोकसभा में दे, इतनी सीटें विधानसभा में देने का वादा कर, तब मैं तुझे इतनी सीटों पे समर्थन करूंगा और तू मुख्यमंत्री बनेगा, बोल हाँ या ना। मुझे ऐसा लगा यही खेल वो बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ खेलना चाहते हैं। वही खेल आगे आने वाले समय में दिल्ली के अंदर केजरीवाल के साथ, कि कैसे भी करके केजरीवाल की सरकार गिराओ, इसे विपक्ष में लेके आओ, ताकि केजरीवाल तिलमिलाए मुख्यमंत्री बनने के लिए, और राहुल गांधी फिर उससे बार्गेन करें, क्योंकि कमजोर केजरीवाल से बार्गेन करना आसान होगा, मुख्यमंत्री केजरीवाल से बार्गेन करना मुश्किल होगा। यही खेल उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ किया गया। अब तक उद्धव ठाकरे जो था वो सीएम की रेस में था, अब उद्धव ठाकरे के नशा ढीला हो चुका है। यही खेल जो है अलग अलग जगहों पे खेलने की तैयारी हो रही है। यानी 2029 में राहुल गांधी चाहेंगे कि जितने भी हैं वो सारे के सारे विपक्ष में कमजोर खड़े हुए नजर आए, पिटते हुए मतलब कमजोर खड़े हुए नजर आए, ताकि, लेकिन उनका वोट बैंक तो फिक्स है, तब उन सबकी कुंभा को बनाकर आगे बढ़े, ताकि राहुल गांधी मजबूत हो। राहुल गांधी को इससे मतलब नहीं है कि यूपी में उनका सीएम बनता है या नहीं बनता, लेकिन राहुल गांधी को इससे मतलब है कि यूपी से कितनी लोकसभा की सीटें आती हैं, ताकि वो मजबूत हो। क्या मैं सही पकड़ पाया हूं अवनीश जी को? बाबा जी आप क्या कहेंगे, और अवनीश जी आप क्लैरिफिकेशन, मतलब आपको मैं इसमें चाहूंगा कि मैं कितना गलत हूं। पहले बाबा जी। मैं हरिमोहन भाई, मैंने आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। आप जो फोकस कर रहे हैं ना, वो 2029 के लोकसभा चुनाव पे फोकस कर रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को उनके हैंडलर्स ने, मैं हैंडलर वर्ड यूज कर रहा हूं, जैसे जब 9/11 हुआ था या वो 26/11 जब हुआ था, 26/11, तो उनके हैंडलर्स कराची में बैठे हुए थे। तो पहली बात तो जो राहुल के हैंडलर्स बाहर बैठे हैं, उन्होंने राहुल को एक बात समझा दी है कि पहली बात तो 29 में तुम सत्ता में आ जाओगे या भारत की सत्ता तुम्हें मिल जाएगी, ये सपना छोड़ दो, ये अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम सबसे पहले तो एक तो 29 के बाद की सोचो और लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, और उसमें एक बात क्लियर है कि मजबूत और सशक्त भारत को तुम पेनिट्रेट नहीं कर सकते
अगर एक मजबूत, एक सशक्त, एक बहुत शक्तिशाली सामरिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट भारत में राहुल गांधी, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। जैसे एक स्वस्थ शरीर को, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जो है ब्रीच नहीं कर पाता, उसका अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है शरीर का, इम्यून सिस्टम वो हरा देता है। तो कहते हैं कि भारत को पहले कमजोर करना पड़ेगा। कमजोर भारत में तो तुम्हारी दाल गल जाएगी, मजबूत भारत में नहीं गलेगी। इसलिए 10 साल में, अगले 10 साल में 2034 का टारगेट लिया है, दिया है हैंडलर्स ने, 2034 में हमला करना है। तो 2034 तक पहले इस भारत भूमि के शरीर को कमजोर करो, इसका इम्यूनिटी सिस्टम घटाओ, इसके ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करो, इसका हीमोग्लोबिन घटाओ, इसकी हड्डियां कमजोर करो, इसमें दुनिया भर की डेफिशिएंसीज क्रिएट करो, फॉल्ट लाइंस तैयार करो, गृह युद्ध कराओ, जातीय, धर्म और जाति के आधार पर विभेद पैदा करो, हर राज्य में एक अलग किस्म की इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, अलग अलग फॉल्ट लाइन्स को उभारो, जिससे कि भारत में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। सर, लड़ाई 29 की नहीं है, लड़ाई है 34 की। और अगले 10 सालों में भारत को, और बहुत लॉन्ग टर्म, देखिए ये 2-4 महीने की लड़ाई नहीं है। पंजाब का एक आंदोलन फेल हो गया, इसके बावजूद आप ये देख लीजिए कि नाका उठा नहीं है, न शंभू बॉर्डर से उठा है, न खनौरी बॉर्डर से। डल्लेवाल का अनशन फेल हो गया, 50 दिन से स्टील के गिलास में अनशन कर रहा है, इसके और सारी दुनिया कह रही है फर्जी अनशन है, फिर भी अनशन जारी है। और कल 111 किसान एक और फर्जी अमर अनशन पे बैठने जा रहे हैं। डल्लेवाल 52 दिन हो गए, अभी भी टनाटन है, छोड़ेगा, वजन भी बढ़ गया, हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, आपको पता है डल्लेवाल का। तो सर ये नाका, ये राहुल गांधी का लगाया हुआ जो नाका है ना, डीप स्टेट, और जैसे सेंटीपीड के 100 टांग होती है ना, डीप स्टेट की भी 100 टांग है, और ये सब उसकी एक एक टांग है। पर अभी फिलहाल डीप स्टेट ने राहुल गांधी को एक टास्क दिया है। वो आपने वो टीवी पे एक प्रोग्राम आता है ना सर, वो कौन सा बोलते हैं उसको, रोडीज करके आता था कुछ ऐसा इस टाइप का, मैंने देखा तो नहीं, सुना है मैंने, उसमें टास्क दिए जाते हैं, है ना। तो राहुल गांधी को टास्क, एमटीवी रोडी, टास्क, हाँ टास्क दिए जा रहे हैं राहुल गांधी को। अच्छा, अखिलेश को अलग टास्क दिया जाएगा, लालू यादव को अलग दिया जाएगा, उद्धव पवार को, उद्धव ठाकरे को अलग दिया जाएगा, केजरीवाल को अलग दिया जाएगा, और वो जो अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ वाले हैं उनके अलग टास्क हैं। कल उनके पिताजी ने एक नई पार्टी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस जो है खालिस्तानियों की गोद में जाके ऑलरेडी बैठ चुकी है। तो सर ये टास्क है, राहुल गांधी इतने उतावलेपन में नहीं है, उसने भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, और ये युद्ध इनफैक्ट शुरू तो पहले से हो चुका था, सिर्फ कल फॉर्मली डिक्लेयर किया है। सर युद्ध में भी आगे आगे होएगा, आप और आप देखेंगे। हमें सिर्फ एक काम करना है कि भारत की जनता को इस युद्ध के प्रति आगाह करना है कि भैया ये युद्ध चल रहा है, इसको पहचानो, राहुल गांधी के युद्ध की नीति को पहचानो। राहुल गांधी हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन द स्टेट ऑफ इंडिया नेशन। इस युद्ध को पहचानो, स्वीकार करो, और जो फॉल्ट लाइन्स ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा है उनको पहचानो, मत बटो। एक बात बताऊं सर, योगी जी का नारा यूं ही अनायास नहीं दिया गया, ये बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत
डीप स्टेट के इस छद्म युद्ध को काउंटर करने के लिए नारा दिया गया है। इसको महज एक पॉलिटिकल नारा, किसी एक चुनाव के लिए सोच के खारिज मत कीजिए कि तो सिर्फ महाराष्ट्र या हरियाणा के लिए था जी। नहीं, ये तो बहुत लंबा नारा है जी, बहुत लंबा युद्ध चलने जा रहा है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। थैंक यू। अवनीश जी, बहुत लंबा युद्ध, यहाँ तो मामला बहुत लंबे युद्ध का है। मैं थोड़ा सा 2029 तक अटक गया। बाबा जी कह रहे हैं 2034 की तैयारी है और बहुत लंबे युद्ध की तैयारी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आप मेरी कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि जो आपने कोई कहा कंफ्यूजन नहीं, नहीं 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 नहीं, कोई आप बिल्कुल सही समझे हैं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। देखिए हरमोहन जी, जब मैंने ये कहा कि राहुल गांधी ने, एक मैच्योर्ड राहुल गांधी ने, मैंने उनकी टीम को सलाम किया। मैंने राहुल गांधी को कहा कि वो एक ही समय में अपने व्यक्तित्व के दो आयाम इस देश के सामने रखा है उस आदमी ने। एक तरफ राहुल गांधी अ पॉलिटिकली करेक्ट पर्सन, राहुल गांधी अ डेयर पॉलिटिकली अनकरेक्ट पर्सन। पॉलिटिकली करेक्टनेस उनकी कहां है? सीधी सी बात है, चाहे वो अपने विदेशी आकाओं के भरोसे हों, चाहे वो खुद हों। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस को और उनके वर्तमान खानदान को किसी दूसरे भारत के दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में पर्याप्त हैं। कांग्रेस स्वयं में पर्याप्त है इस देश के खिलाफ सोचने के लिए, इस देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए। तो इसलिए मैंने एक बात जब कही ना कि राहुल गांधी ने अब यह साफ कर दिया है कि यह कांग्रेस की दीर्घकालिक राजनीतिक स्टाइल होगी, इसी शैली में वो आगे की राजनीति करेंगे। तो आप चाहे 2029 कह लीजिए, बाबा जी ने 2034 कहा, मैं उससे भी 5 साल और बढ़ा के जोड़ लीजिए, दर्शक लिख दें वो जो साल आए, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि इन 15 सालों में, यानी 2029 तक, अपने तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी भारत में भारत के प्रेम करने वाली जनता के बीच, भारत की राष्ट्रवाद को जीने वाली जनता के बीच राष्ट्रवादी राजनीति को इतने प्रखर तरीके से मजबूती से स्थापित कर चुके होंगे कि 3 चुनाव नरेंद्र मोदी से हारने के बाद राहुल गांधी को अगले कम से कम 3 चुनाव और अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह देश राजनीतिक रूप से अब तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद कौन, मैं नाम नहीं लूंगा, जनता जानती है, नीचे लिख देगी। और एक नाम नहीं है, फेहरिस्त है साहब। आप क्या, अमित शाह गृह मंत्री, अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और हैं, उन्होंने सफलता दिलाई है निश्चित तौर पर, जब वो कहते हैं भरी संसद में कि 50 साल हम राज करेंगे, ऐसे ही कह देते हैं। राहुल गांधी ने ये डिकोड कर लिया है कि जिस नरेंद्र मोदी को मैं 3 बार नहीं हरा पाया, नरेंद्र मोदी के बाद 2029 का चुनाव लड़के और फिर भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाने वाले नरेंद्र मोदी जब अपना पद, अपनी वसीयतनामा, अपना उत्तराधिकार किसी को देंगे, तो वह उस दौर में ले जाएगा भारत को कि हमारा भविष्य समाप्त हो जाएगा। और 15 साल अगर राहुल गांधी की एग्जिस्टिंग उम्र में जोड़ दीजिए, उनकी जो एग्जिस्टिंग उम्र है उसमें 15 साल जोड़ दीजिए आप अगला, और राहुल गांधी की जो पॉलिटिकल उम्र होनी चाहिए उसमें भी 15 साल अगर जोड़ दीजिए, तो फिर राहुल गांधी के लिए तो अवसर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने, यानी राहुल गांधी पर ये लाइन चुनी है, बन रहे होंगे, राहुल गांधी जब पीएम बन रहे होंगे, बीजेपी वाले रिटायर हो रहे होते थे। मैं जो कह रहा हूं कि आप देखिए, राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के लिए जो राजनीति करना आज के भारत में 2014 से चल के आज भारत जहां खड़ा है, 2029 तक भारत जहां पहुंचेगा, उस भारत में राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से और बड़े मैच्योर तरीके से यह समझ लिया है
कि अगर उन्हें राजनीति करनी है, उनके पार्टी को राजनीति करनी है, तो केवल और केवल उन्हें भारतीयता से लड़ना पड़ेगा, उन्हें सनातन से ही लड़ना पड़ेगा, उन्हें भारत के खिलाफ ही एजेंडा चलाना पड़ेगा। इसके अलावा किसी सकारात्मक राजनीति की कल्पना कम से कम आज के भारत में और आज के 5 साल के बाद वाले भारत में, उससे 5 साल वाले आगे के भारत में कांग्रेस कल्पना नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कहा कि आप 2029 मत ले जाइए, 2034 भी मत ले जाइए। कांग्रेस की भविष्य की राजनीति की दिशा क्या होगी, फिलॉसफी क्या होगी, ये राहुल गांधी ने अब साफ तौर पर न सिर्फ ड्रा कर लिया है, बल्कि उसको देश के सामने रख भी दिया है। साफ तौर पर वो राहुल गांधी जो ये कहते थे कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है, माचिस के तीली की दरकार है, उन्होंने ये देख लिया कि अकेले केरोसिन से मैं नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गिरा पाया। इसलिए अब वो जितने भी भारत के विरोधी तत्व हैं, चाहे वो मजहब आधारित हो, चाहे विचारधारा आधारित हो, चाहे राजनीतिक आधारित हो, उन सबको एक साथ आने का आह्वान कर रहे हैं। और इसके लिए कांग्रेस को खुद मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए वो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के सारे घटक दलों को एक एक करके उनसे पीछा छुड़ाते जाएंगे। और साहब ये बताइए, राहुल गांधी इतने मैच्योर्ड हो गए हैं और उनके पॉलिटिकल आका जो बाहर बैठे हुए हैं, जिसको बाबा जी ने अभी सो कॉल्ड डीप स्टेट कहा, केजरीवाल किसके एजेंट है? डीप स्टेट के ही तो। और आज डीप स्टेट के 2 एजेंट दिल्ली इलेक्शन में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये छोटी मोटी प्लानिंग थोड़ी ना है। कांग्रेस और भारत में राष्ट्रवाद के खिलाफ की राजनीति अपनी दशा और दिशा लंबे अर्थों के लिए तय कर रही है, जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं राहुल गांधी। हरिमोहन भाई, मैं ना, मुझे अगले अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, मैं पहले लेट हो रहा हूं। मैं आपको एक फाइनल बता दूं, कंक्लूडिंग दोनों के सर, कंक्लूडिंग। एक आधा लड़का होता है, वो गुच्ची में मूत देता है। एक आधा होता है जो गुच्ची में तो तब मूतता है जब गेम चल रही होती, हार लगता है तो वही सबके सामने गुच्ची में मूत देता है। जो थोड़ा और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है, वो रात में आके गुच्ची पे हग देता है। एक आदमी तो सर राहुल गांधी ना वो वाला है, बोला सनम अगर तुम हमारे ना हुए तो किसी के नहीं होने देंगे। सर, राहुल गांधी वो वाला नहीं है। राहुल गांधी की मैच्योरिटी देखिए, है किसी में हिम्मत जो ये कह दे कि मैं भारत से लड़ूंगा और मैं भारत से लड़ रहा हूं? है किसी में हिम्मत? ले आइए जरा। इस देश में नकारात्मक राजनीति करने वाले किसी नक्सलाइट, किसी वामपंथी पार्टी के प्रतिनिधि को ले आके सामने खड़ा कर दीजिए जरा। किसी मौलाना से बुलवा दीजिए, किसी रेडिकल इस्लामिस्ट से भारत में बुलवा दीजिए कि मैं भारत के खिलाफ युद्ध का उद्घोष करता हूं। नहीं, इज नॉट दैट गुच्ची डिस्टर्ब करने वाला बच्चा सर। और यहीं पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरा सम्मान दिखाते हुए उनसे असहमत रहता हूं हरिमोहन जी, जब उन्होंने 18वीं लोकसभा के अपने पहले भाषण में राहुल गांधी जैसे शातिर व्यक्ति को बालक बुद्धि का, सॉरी प्रधानमंत्री जी, इज नॉट अ बालक, आई एम सॉरी टू से नरेंद्र मोदी जी, गंभीरता से लें उसे। वह भारत के खिलाफ लड़ना चाहता है और भारत के सभी दुश्मनों को, चाहे वो देश के अंदर हो और चाहे हमारे स्वर्गीय सेनाध्यक्ष रावत साहब के 2.5 मोर्चे वाले भीतर हों, उन सबका नुमाइंदा सामने है। और मैच्योरिटी इस लेवल की है, अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की है भारत के दुश्मनों की आपस में, कि एक ही डीप स्टेट के 2 एजेंट दिल्ली चुनाव में केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे के सामने खम ठोक के खड़े हैं। क्योंकि जानते हैं, अभी बाबा जी चले गए हैं और वो जो लौंडा और गुच्ची वाली बात कर रहे थे, तो एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रख देता हूं, अंतिम बात। लौंडा ताऊ के पास आता है ना और कहता ताऊ मेरा ब्याह करा दे, ताऊ मेरा ब्याह करा दे। ताऊ जान रहा है नाबालिग है, तो ताऊ क्या कहेगा
ठीक है, तू जवान हो गया, ये साबित तो कर दे। राहुल गांधी ने वो जिम्मेदारी ली है कि ताऊ अगले 4 साल देख, एक एक को खत्म कर दूंगा, अपनी बार्गेनिंग पावर मजबूत करूंगा, बताऊंगा कि तेरा लौंडा जवान हो गया। भैया दोनों से बात करके एक चीज कॉमन निकल के आ रही है कि भारत राष्ट्र के खिलाफ बड़ी युद्ध की तैयारी हो रही है। अब उसे बाल बुद्धि और शातिर बुद्धि के बीच की लड़ाई है। लड़का जवान हो गया है या अभी भी बाल बुद्धि है, इस चीज पर कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हाँ बात जरूर चल रही है। खैर एक अंतिम बात इसी के साथ एक शुभ समाचार भी है ना, एक बहुत अच्छा शुभ समाचार भी है कि अगर भारत के दुश्मन भीतरी हो चाहे बाहरी हो, वो भारत से लड़ने का सार्वजनिक उद्घोष कर रहे हैं, तो 2014 से भारत को प्रेम करने वाले, भारत के राष्ट्रवादी राजनीति को प्रेम करने वाले लगातार उसको नकार भी रहे हैं। तो ये दोनों चल रहा है। भारत इज नॉट अ कटलेट। एक लेवल जो है ना बढ़ रहा है जो ताकत के साथ, असलियत में उसका कंक्लूजन फॉर्म में ही जा रहा हूं मैं कि जो बढ़ रहा है ये असलियत में एक युद्ध के उद्घोष के रूप में आ चुका है। जो 2014 से राष्ट्रवादी उठकर खड़े हुए, उससे पहले तो उनकी गर्दन दबाए रखी जाती थी। 2014 से राष्ट्रवादी उठकर खड़े हुए और 2014 के बाद 2024 के अंदर जो पुराने वाली शक्तियां थी जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो शांत इसलिए थी कि लोकतंत्र की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के सामने लोकतंत्र के नाम पे जो काम कर रहे थे उसकी पोल खुल जाए। अब समस्या ये है, भाड़ में गई पोल खुली, युद्ध का आगाज होगा और इनको बताऊंगा ये सिचुएशन अब खड़ी हो चुकी है, मुझे जाना। खैर भैया आपने और बाबा जी ने टाइम दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इतनी गंभीर चर्चा के लिए जो इस तरीके से समय दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भैया आपका भी। और जाते जाते अनुरोध करना चाहूंगा कि अवनीश जी का चैनल प्रारब्ध और बाबा रामदास जी का चैनल बाबा की घड़ी खोटी और मेरे चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य, सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। नमस्कार।